अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखें जिससे हमें मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें और हमारा सिलेक्शन हो सके। मैं देखता हूं कि बहुत जानकारी होने के बावजूद कुछ स्टूडेंट मुख्य परीक्षा में आंसर अच्छा नहीं लिख पाते और इससे उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। प्री उनकी बार बार निकल जाती है लेकिन मुख्य परीक्षा उनकी नहीं निकल पाती है, इससे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। देखिए, जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, आपका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, उसके जो 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं में 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स। इन तीनों क्वेश्चंस की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है। तो किस तरीके से हम इनको लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके, तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। आज इस वीडियो में मैं केवल 3 मार्कर्स पर बात करूंगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें 5 मार्कर्स के बारे में चर्चा करूंगा और इसके आगे एक वीडियो आएगा उसमें 11 मार्क्स पर मैं चर्चा करूंगा कि इन क्वेश्चन को हम कैसे बेहतर तरीके से लिखें, इनके लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। देखिए, 3 मार्कर्स जो पूछे जाते हैं वो मुख्य परीक्षा तथा फाइनल जो रिजल्ट है उसमें जो है बहुत निर्णायक होते हैं सफल होने के लिए। उसका कारण ये है कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर्स जो होते हैं, उसमें हम 3 में 3 ला सकते हैं। अगर जरूरी फैक्ट, जरूरी जानकारी हमने लिख दी है तो हमें जो है पूरे में पूरे 3 में 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन 5 नंबर और 11 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वहां पर पूरे मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव ही मान लो आप। मैथ्स और साइंस को छोड़ दें, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें फुल में फुल मार्क्स मिलना वहां पर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें जो है इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। जैसे एक पार्ट में 45 मार्क्स होते हैं, तो 45 मार्क्स में से आप 35 मार्क्स ला सकते हैं। उसका कारण ये है कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो आपसे नहीं बनेंगे या अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, तो उनको अगर हम छोड़ दें तो 35 और 40 के बीच में आप जो है मार्क्स इसमें ला सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, उनकी तैयारी की है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में आगे जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं, 3 मार्कर्स को बेहतर तरीके से लिखने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टिप्स हो सकती हैं, तो उस पर मैं चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसमें लिखा हुआ है कि 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 लाइन या 10 वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, ये लिखा हुआ है। और आपकी जो कॉपी है उसमें 2 लाइन उसमें दी रहती है। तो ये 2020 का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें 2 लाइन 3 मार्कर्स के लिए कॉपी में दी गई। पेज का लास्ट जो क्वेश्चन रहता है उसमें 3 लाइन मिल जाती है। ऊपर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 2 लाइन ही मिलती है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें जो है 2 लाइन में आंसर लिखना है, कुल मिला के ये बात, क्योंकि 1 लाइन में आंसर पूरा नहीं हो पाता है। तो 2 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन में हम उसको लिख सकते हैं। वर्ड्स की अगर हम बात करें तो 15 से 20 वर्ड्स हो जाएंगे अगर 2 लाइन में हम लिखेंगे, तो इतना लिखा जा सकता है। मतलब 1 लाइन या 10 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि इतना ही लिखें, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है वो संभव है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना ही लिख रहे हैं।
आप अगर कम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है चेक करने वाले को ये लगेगा कि इसको जानकारी इतनी नहीं है, इससे मार्किंग कम हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी 1 या 2 लाइन अथवा 15 से 20 शब्द, इतना आपको लिखना है 3 मार्कर्स में, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या टिप्स इसकी हो सकती हैं। 3 मार्कर्स को बेहतर तरीके से लिखने के लिए क्या जरूरी टिप्स हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए, तो उसमें मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 मार्कर्स को आपको सबसे पहले लिखना है। लिखने का जो सीक्वेंस होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें 3 मार्कर्स को लिखना है, फिर 11 मार्कर्स को लिखना है और फिर 5 मार्कर्स के आंसर को लिखना है। वैसे सीक्वेंस जो होता है वो 3 मार्कर्स पहले दिए रहते हैं, फिर 5 मार्कर्स दिए रहते हैं और फिर 11 मार्कर्स दिए रहते हैं। लेकिन आपको जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस में आपको लिखना है, इससे आपका पेपर प्रॉपर हो जाए। तो सबसे पहले आपको 3 मार्कर्स के आंसर लिखना है। लिखते समय जो वर्ड होते हैं वो बहुत बड़े भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, है ना। बहुत अगर बड़े बनाएंगे तो स्पेस ज़्यादा घिरेगा, आप मैटर कम लिख पाएंगे। बहुत छोटे बनाएंगे तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग आजकल हो रही है, तो वर्ड बहुत स्पष्ट होना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी इसमें होनी चाहिए। पिछले बार ये हुआ है जिनकी राइटिंग खराब रही उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऑन स्क्रीन चेकिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप लोगों को राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है ना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने ये बताया है कि अगर 3 मार्कर्स, इसी 3 मार्कर्स के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो उनको छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। उनको लिखना कोई मतलब नहीं है, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप अंदाज से कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि 3 मार्कर्स में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं और उस फैक्ट के बारे में आपको पता नहीं है फिर भी आप लिख रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका समय चला गया, लिखने में समय जाएगा, और आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं है विषय के बारे में जिस पर क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्कर्स, उसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका इंप्रेशन खराब होगा, आपका समय भी खराब होगा। मान लीजिए आपको पूछा गया है आम के बारे में और आप लिख रहे हैं अमरूद के बारे में, तो ऐसी स्थिति में वो जो है ये सोचेगा कि ये स्टूडेंट है, ये तो गलती बात है, यहाँ पर इसने गलत जानकारी दी है तो आगे भी इसने इसी तरह से जानकारी दी होगी, गलत जानकारी दी होगी, तो आपने आगे भले ही कितना अच्छा लिख दिया हो, लिखा हो, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा हो गया कि इसने आगे गलत लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है आगे चेकिंग में इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गलत जानकारी नहीं देना है, ये ध्यान रखें। जानकारी अगर है तो आपको लिखना है, जानकारी अगर नहीं है तो गलत नहीं लिखना, ये खास बात आपको समझ लेना है। हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 3 मार्कर्स आते हैं, जो आपसे नहीं बनेंगे, वो किसी से भी नहीं बनते हैं। जो भी उनको लिखने का प्रयास करेगा वो व्यर्थ है, उसका कोई सेंस नहीं है। इसके बाद जो सभी 3 मार्कर्स होते हैं उनमें 3 फैक्ट लिखना जरूरी नहीं है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 3 नंबर यानी 3 फैक्ट, ऐसा नहीं है, सभी में ऐसा नहीं है, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 3 फैक्ट आपको लिखना जरूरी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सीधा फैक्ट पूछा गया है बस, तो उसमें फिर 3 फैक्ट की जरूरत नहीं होती, है ना। जैसे मान लीजिए पूछ लिया भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय आपको लिख देना है। अब उसका फॉर्मूला है, उसमें और उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राशि ये आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे 2 उसमें डेटा लिखना पड़ेंगे, एक तो स्थिर मूल्यों के आधार पर और दूसरे प्रचलित मूल्यों के आधार पर। 2 डेटा आपको प्रति व्यक्ति आय के लिखना है बस, इसके अलावा और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं।
जैसे आपको पूछ लिया गया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसमें आपको 2 चीजें बतानी है, 3 चीजें बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ब्रैकेट में लिख देंगे पदेन होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम लिख देंगे प्रधानमंत्री जी का, है ना, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से 3 फैक्ट यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं, 2 ही फैक्ट लिखे हैं, लेकिन आपको 3 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ जो जुड़े हुए फैक्ट रहते हैं, बिल्कुल क्लोज फैक्ट रहते हैं, उनको लिख देना ठीक रहता है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे पूछ लिया गया संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और इसमें थोड़ा सा भाग 20 और अनुच्छेद 368 भी हम लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका आपने लिख दिया है, बहुत। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट या ज्यादातर स्टूडेंट कुछ अदर जानकारी भी दे देते हैं, इसलिए हमें अदर जानकारी देना होती है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करता हुआ आ रहा है, उसका माइंड सेट हो गया है कि इसमें ये चीजें स्टूडेंट दे रहे हैं। अब जिस स्टूडेंट ने वो जानकारी नहीं दी है जो अदर्स ने दी है, तो कहीं ना कहीं जो है नंबर कटने की आशंका हो सकती है। इसलिए उससे संबंधित एकदम जो क्लोज फैक्ट हैं वो आप दे देंगे तो अच्छा है। गैर जरूरी फैक्ट नहीं देना है, इधर उधर की चीज नहीं देना है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अब आप उसमें नीति आयोग की स्थापना लिखने लग जाओ, उसका संगठन लिखने लग जाओ, तो वो व्यर्थ है, वो उसका कोई सेंस नहीं। जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वहां पर 3 फैक्ट देना ही नहीं होते हैं। उसमें तो एक संक्षेप में जो डेफिनेशन है उसको आपको लिख देना है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज छोटी छोटी डेफिनेशन आपको तैयार करके रखना है ना। 3 मार्क्स में उनको 2 लाइन में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। मैं अभी जो है आगे एक मॉडल पेपर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उस मॉडल पेपर में मैंने खुद जो है अपने हाथ से आंसर लिखे हुए 3 मार्कर्स लिखे हुए हैं, तो उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इतना मैटर 2 लाइन में 3 मार्कर्स में लिख सकते हैं। तो वो आगे मैं बताऊंगा, तो उससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है कि परिभाषा के अतिरिक्त अन्य जो 3 मार्कर्स होते हैं उनमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, उसकी जरूरत नहीं है, और सीधे उसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन होती है उसमें तो खैर पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्लियर ही नहीं होगी डेफिनेशन। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सीधा फैक्ट लिख देंगे तो चलेगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे IMF का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी में IMF है, तो उसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो इसकी स्थापना हम बता देंगे 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। फिर इसके हमने कार लिख दिए, 3 पॉइंट हो गए, 3 चीजें हो गई। कार है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। तो इस तरीके से 3 चीजें हमने बता दी IMF के बारे में। IMF लिखा है केवल, उसने ये नहीं पूछा कि IMF का उद्देश्य बताइए या इसका कार्य बताइए, स्थापना बताइए, मुख्यालय बताइए, कुछ नहीं लिखा, केवल IMF। तो IMF से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 3, वो हमने यहाँ पर लिख दिए, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मैटर ज्यादा है, तो इतना मैटर सफिशिएंट है। अब इसी को हम अगर पूरे सेंटेंस में लिखें, जैसे IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, एक सेंटेंस ये हो। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है, इसका कार्य ये है ना। तो इस तरीके से इतना पूरा मैटर आप लिख ही नहीं पाओगे, 2 लाइन तो स्थापना और मुख्यालय में ही हो जाएंगी। इसलिए डायरेक्ट आपको फैक्ट लिखना, स्थापना डैश, उसका ईयर लिख दिया, डेट लिख दी, मुख्यालय जगह लिख दी, और फिर कार्य और उद्देश्य लिख दिया। इस तरीके से जो है ये आंसर आपको ऐसे बता देगा। इसके बाद आगे आता है
3 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें हेडिंग नहीं लिखनी है। हालांकि 5 मार्कर्स में भी हेडिंग नहीं लिखनी है, हेडिंग केवल लिखना है 11 मार्कर्स में। 11 मार्कर्स के आंसर्स जो होते हैं उसमें ही हेडिंग लिखना होती है, क्योंकि वो और में दिए रहते हैं। 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे आपको क्वेश्चन उसका आंसर लिखना है। इसके बाद आगे आंसर में जो मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य वर्ड होता है, उसको हमें अंडरलाइन करना है। लेकिन अंडरलाइन करते समय ध्यान रखें बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है ना, केवल एक बार ऐसे बस। बार बार उसको हाईलाइट करेंगे तो पहचान चिन्ह के रूप में उसको स्वीकार किया जा सकता है, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपका रिजल्ट रुक जाएगा ना। इसलिए अंडरलाइन केवल एक बार उसको करना है। इसके बाद आता है किसी की अगर परिभाषा लिखना है, अर्थ लिखना है, तो उसका उदाहरण भी आपको देना, तो उदाहरण सहित आपको उसका अर्थ या परिभाषा लिखना है। नहीं भी पूछा है तो भी किस में लिखा रहता है कि इसका उदाहरण सहित अर्थ लिखिए या इसका अर्थ लिखिए, केवल लिखा रहता है। तो अगर उसमें उदाहरण सहित लिखा है तो उदाहरण लिखना है, नहीं लिखा है तो भी उसमें आपको उदाहरण देना पड़ेगा। तो ये हो गया। इस तरीके से आगे मैं आगे बताने वाला हूं कि 3 मार्कर्स के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार से 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं और उनको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक परिभाषा या अर्थ संबंधी 3 मार्कर्स आता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम उसका एक संक्षेप में उसका अर्थ तैयार कर लेंगे, पहले से हमें तैयार करना होता है। वहीं पर आप सोचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइन तो फिक्स ही है, 2 लाइन से ज्यादा आपको मिलना ही नहीं है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने वित्तीय समावेशन का अर्थ करके दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसका अगर आपको अर्थ पूछा गया तो कैसे लिखेंगे, पिछली बार इसको पूछा भी गया है 11 मार्क्स में। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है? वंचित वर्गों सहित सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंकिंग, बीमा आदि, ब्रैकेट क्लोज, की पहुंच को सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वंचित वर्गों सहित सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं, ब्रैकेट में बैंकिंग, बीमा, ब्रैकेट क्लोज, की पहुंच सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। उदाहरण आप लिख देंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से ये आपकी 2 लाइन में ये डेफिनेशन कवर हो जाएगी। तो ये हो गया एक टाइप से 3 मार्कर्स, पहला टाइप। इसी प्रकार जैसे लोक प्रशासन का अर्थ आपको पूछ लिया गया, तो उसको कैसे लिखेंगे? छोटा अर्थ, विधिक सत्ता द्वारा निर्मित विधियों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र लोक प्रशासन है। उदाहरण निःशुल्क टीकाकरण, ये कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण। तो इस तरीके से ये जो है लोक प्रशासन की ऐसी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये हो गया पहला टाइप। इसके बाद फुल फॉर्म से संबंधित कुछ 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो उसमें जो है आपको, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में ही जो है देवनागरी में ही उसका फुल फॉर्म लिखना है। जैसे FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और फिर उसका मीनिंग आपको लिख देना है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थात सकल मूल संवर्धन, या ब्रैकेट में सकल मूल संवर्धन भी लिख सकते हैं, फिर आगे उसका मीनिंग बताना है। इस तरीके से ध्यान रखना है, मतलब आपको देवनागरी में ही जो है उसका फुल फॉर्म लिखना है, जिनका हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा इंग्लिश में लिखेंगे। उद्देश्य संबंधी 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं, जैसे मुख्य उद्देश्य,
या के उद्देश्य। जैसे मुख्य उद्देश्य पूछा, का उद्देश्य और के उद्देश्य। का उद्देश्य मतलब एक, के उद्देश्य यानी एक से ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए पूछ लिया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बताएं। तो आपको एक पॉइंट लिखना है उसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य। ये उद्देश्य पूछे जाते हैं तो एक दो छोटे छोटे पॉइंट और उसमें हम लिख सकते हैं, एक या एक से ज्यादा पॉइंट आपको लिखना है, 2 या 3 पॉइंट भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट क्योंकि 3 लाइन ही नहीं हमारे पास। हाँ, अगर वो तीसरी लाइन हमें मिल रही है, मैंने बताया कि पेज का जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें 3 लाइन मिल जाती है, तो वहां पर तीसरा पॉइंट भी हम डाल सकते हैं। जैसे जरूरत नहीं है, 2 महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो आप लिख देंगे तो उसमें भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो एक तरीका इसका और होता है, एक ही लाइन में 2 उद्देश्य हम लिख सकते हैं पॉइंट डाल करके। पहला पॉइंट डाला, उसको एक लाइन में लिख दिया, वो बड़ा अगर पॉइंट है तो उसको एक लाइन में लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट डाला, आधी लाइन तक दूसरा पॉइंट हो गया, फिर उसी लाइन के आगे तीसरा पॉइंट डाल के तीसरा पॉइंट दूसरी लाइन में लिख दिया। यानी 2 लाइन में हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना के ऐसा कर सकते हैं, तो इससे और अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है मुख्य भूमिका, किसी की मुख्य भूमिका पूछ ली गई, जैसे आरबीआई की मुख्य भूमिका क्या है सब पूछ लिया गया, तो आरबीआई की मुख्य भूमिका आपको बताना है, एक पॉइंट बताना है उसमें, भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन तथा नियंत्रण करना, ये इसका मुख्य उसकी भूमिका है आरबीआई की। इस तरह से आपको लिखना है। लक्षण विशेषताएं अगर किसी की पूछ ली गई, मान लीजिए मौलिक जो अधिकार हैं उनकी जो विशेषता पूछ ली गई, मुख्य विशेषता या की विशेषताएं पूछ ली गई, तो उसमें आपको एक पॉइंट, मेन पॉइंट जो है वो आपको लिखना है कि मौलिक अधिकारों का काम है, मौलिक अधिकार जो है देश के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं, ये मेन पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक से ज्यादा अगर पॉइंट लिखना हो तो ऐसे आपको लिखना है, पॉइंट छोटे छोटे बनाए, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे अगले टाइप में मुख्य अंतर या अंतर पूछा जाता है, के बीच मुख्य अंतर या के बीच अंतर। जैसे मौलिक अधिकार डीपीएसपी के बीच अंतर आपको लिखना है, एक पॉइंट लिखना है। तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, डीपीएसपी सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना करके ऐसा हम कर सकते हैं। या एक मुख्य अंतर पूछे तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है मौलिक अधिकार, डीपीएसपी नहीं है, एक ये पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद आता है किसी संगठन या आयोग की स्थापना का कोई 3 मार्कर आता है, तो उसमें आपको उस स्थापना की डेट, उस संगठन की डेट या आयोग की डेट और उसका ईयर आपको लिख देना है। उसके साथ साथ जिसके तहत उसकी स्थापना हुई है उसका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा, है ना। जैसे भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको पूछी गई, तो उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, और फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको ये स्थापना लिखनी है। जैसे मान लीजिए पूछिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो उसमें स्थापना की डेट लिखना है, फिर वो चूंकि अधिनियम के तहत हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो अधिनियम का आपको उल्लेख करना है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, स्थापना 12 अक्टूबर 1993, फिर उसके आगे लिख देंगे कॉमा लगा के, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत, बस की गई, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना। इसके बाद संगठन
के बारे में पूछ लेते हैं कि पूछ लिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका संगठन बताइए, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको लिखना, उसमें कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं। संगठन है तो कितने सदस्य हैं, कितने, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो उसका आपको उल्लेख कर देना है। ज्यादा ज्यादा उसमें अध्यक्ष का नाम लिख सकते हैं। वर्तमान संगठन या संगठन, कैसा क्वेश्चन पूछता है वो डिपेंड करता है। तो वर्तमान संगठन पूछता है तो उसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ सदस्यों के नाम आप लिख देंगे। संगठन पूछ रहा है तो कुल सदस्य 5, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, वर्तमान अध्यक्ष। ये इस तरीके से आपको जो है अध्यक्ष या संगठन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लिखना है। फिर जानकारी आधारित प्रश्न होते हैं। जानकारी आधारित प्रश्न इसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उसमें आपको प्रचलित मूल्यों के आधार पर बताना है, स्थिर मूल्यों के आधार पर बताना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, भारत की एफडीआई कितनी है ना, तो ये डायरेक्ट फैक्ट होते हैं, इसमें डेटा आपको बताना है। बस इसमें आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि जो आप डेटा लिख रहे हैं वो कहाँ से आपने लिया हुआ है, उसका सोर्स क्या है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। चाहे वो 3 मार्कर्स का हो क्वेश्चन, चाहे वो 5 मार्कर्स का हो, चाहे 11 मार्कर्स का हो, आपको स्रोत लिखना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा के हिसाब के अनुसार है, जैसे एफडीआई का डेटा आप लिख रहे हैं तो जो अंकटाट की रिपोर्ट होती है, विश्व निवेश रिपोर्ट, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। वाणिज्य विभाग है तो वहाँ से आप इसको लिख रहे हैं, तो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ब्रैकेट में सोर्स लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगले आते हैं कथनों। कोई कथन दे दिया, उसके लेखक पूछ लिए गए, जैसे पिछले बार सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आया था, सभ्यता संस्कृति की समानार्थक है, ये किसका कथन है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार सोशियोलॉजी में पूछ लिया था। तो कथनों के लेखक का नाम भी, किसी कथन के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्स्कोविट्ज का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो हो सकता है यही आ जाए ध्यान से। तो इसमें आपको उसका केवल लेखक का नाम लिख देना है कि भाई इसके लेखक ये हैं या इसने स्टेटमेंट दिया, विद्वान का नाम। और कहीं आपको अगर उसकी पुस्तक का नाम पता हो तो पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं। विद्वान ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट उसमें पूछा गया है, तो उस विद्वान का नाम आप लिख देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का उल्लेख कर देंगे कि इस पुस्तक में ये कथन इस विद्वान ने दिया हुआ है। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। प्रकार, विवाह के प्रकार, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं, हिंदू विवाह के प्रकार, उसमें 8 प्रकार होते हैं, तो उसमें कुछ नाम आप लिख सकते हैं। फिर 8 प्रकार लिखने तो मैटर ज़्यादा हो जाएगा, अगर लिख के एक बार देख लें, अगर 8 प्रकार आप लिख सकते हैं तो लिख दें, अच्छी बात है। अगर वो पूछता है कि 8 प्रकार मतलब विवाह कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं, तो फिर आपको 8 प्रकार लिखने पड़ेंगे। अनुच्छेद पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई अनुच्छेद उसने पूछ लिया, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 पूछ लिया, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, तो आपको जो है उसका डिटेल बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 17 में जो सेंटेंस लिखा हुआ है संविधान में, वो सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर बड़ा सेंटेंस है तो उसको छोटा करके लिख देंगे, में मूल जो भाव है वो लिख देंगे आप, छोटा है तो पूरा लिख देंगे। पुस्तक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, जैसे अर्थशास्त्र पूछ लिया कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, उसका ईयर क्या है। महात्मा गांधी की कोई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कोई 3 पुस्तकों के नाम लिखिए, या कोई पुस्तक दे दी उसका ईयर पूछिए, बहुत चर्चित पुस्तक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं उनकी विषय वस्तु पूछ सकता है, जैसे अर्थशास्त्र मैंने बताया, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पूछ सकता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी की पुस्तक आत्मकथा है, उसकी विषय वस्तु पूछ सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है उसकी विषय वस्तु पूछ सकता है। जो चर्चित पुस्तकें हैं उनकी विषय वस्तु पूछी जा सकती है, सभी की नहीं पूछ सकते। तो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और आगे मैं 5 मार्कर्स के बारे में बात करूंगा। 5 मार्कर्स को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएँ, उस पर आगे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू, जय।